मैं सागर सा भी गहरा हूँ तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर सा भी गहरा हूँ तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। हेलो, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यून की स्टडी अड्डा पर। तो आज एसएससी जीडी के को मद्देनजर रखते हुए हमारा दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने संज्ञा पढ़ा था, आज दूसरा क्लास है, इसमें हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस अपने क्लास को। इसमें हमारा टॉपिक क्या है? सर्वनाम। अब सर्वनाम यदि जाने तो सर्व को यदि हम लोग इसको दो भाग में यदि तोड़े यदि, तो एक हो जाएगा सर्व और प्लस हो जाएगा नाम। तो सर्व का मतलब हो जाएगा सबका, सर्व का मतलब हो जाएगा सबका, और नाम का मतलब नाम ही हो जाएगा, यानी सबका नाम। सर्वनाम का मतलब क्या होगा हिंदी में यदि देखिए तो सर्वनाम का मतलब हो गया सबका नाम, ये इसका मतलब है। लेकिन आपसे यदि डेफिनेशन पूछे सर्वनाम का क्या होता है कि सर्वनाम आखिर है क्या, तो देखिए सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ये इसका डिफिनेशन है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि संज्ञा की पुनरुक्ति मतलब कि दोबारा बार बार आने से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो दो परिभाषा आप लोग याद कर सकते हैं। पहला कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, और दूसरा कि संज्ञा की पुनरुक्ति यानी बार बार जो आता है उस पुनरुक्ति को दूर करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग अपना। तो देखिए परिभाषा हो जाएगा कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम यानी सबका नाम कहते हैं। या फिर इसका आप दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो लिख लीजिए कि संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। तो ये हो गया आपका सर्वनाम कि सर्वनाम आखिर होता क्या है। तो सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, या फिर संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है या फिर आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए हो गया सर्वनाम का मतलब सर्व प्लस नाम यानी सबका नाम, और ये हो गया इसका परिभाषा, दो परिभाषा हो गया। अब कोई भी याद कर लीजिए, आपको समझने के लिए केवल है, ठीक है। आपसे डायरेक्ट परिभाषा नहीं पूछ भी सकता है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आप लोग सीधे सर्वनाम यदि याद है तो बता देंगे सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग इसे भी पढ़िएगा। अब देखिए कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में यदि पूछे कभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी में कितने सर्वनाम है। अभी इसके प्रकार के बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं। तो देखिए नोट बना के लिख लीजिए इसको, हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में कुल
हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम होते हैं, ये आपको एकदम क्वेश्चन रटना है वन लाइनर की तरह। हिंदी में कितने सर्वनाम? तो हिंदी में 11 सर्वनाम। और कौन कौन से सर्वनाम होते हैं तो उसको भी देख लीजिए। तो हो जाएगा आपका मैं, हम हो जाएगा, मैं हो गया, हम हो गया। दूसरा इसमें हो जाएगा तू, तुम, आप। कितने हो गए? 5 हो गए। मैं, हम, तू, तुम, आप। यह, वह, यह, वह, जो, सो, यह, वह, जो, सो, कौन। कितने हो गए? तो मैं, हम, तू, तुम, आप, 5 हो गए। यह, वह, जो, सो, कौन, ये हो जाएंगे आपके 10 हो गए। और एक आपका इसमें हो जाएगा कोई। नेक्स्ट है इसमें कोई, कोई। तो ये 11 सर्वनाम हो जाएंगे। हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम है। तो इसे भी आपको याद रखना है। आपके पेपर में डायरेक्टली पूछेगा कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो आपको क्या बताना है कि 11 सर्वनाम होते हैं। तो 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में। और कौन कौन से होते हैं? तो मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन और कोई। तो इतने सर्वनाम होते हैं हिंदी में। तो इतना यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के कुल कितने प्रकार हैं, और उन प्रकारों को हम लोग विस्तार से जानेंगे भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रकार। नेक्स्ट है सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के यदि प्रकार पूछे आपसे कि हिंदी में सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो सर्वनाम के प्रकार हो जाएंगे टोटल 6 प्रकार। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। तो सर्वनाम के प्रकार हो जाएंगे आपके टोटल 6। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। अब 6 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा होता है तो लिखिए। पहला होता है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। दूसरा होता है इसमें, दूसरा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। तो आप लोग एकदम बने रहिए वीडियो में, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए इसमें अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा हो जाएगा इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा हो जाएगा इसमें निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 सर्वनाम हो जाएंगे आपके हिंदी में। कौन कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 सर्वनाम आपको याद रखना है और इन्हीं 6 के विषय में हमको पढ़ना है। और यदि आपने इतना पढ़ लिया तो आपका एसएससी जीडी क्लियर हो जाएगा। और हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें हम लोग, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, जिस सर्वनाम का प्रयोग, पुरुषवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, कहने वाला, प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए, स्वयं यानी अपने आप के लिए,
या श्रोता के लिए यानी सुनने वाले के लिए, या श्रोता के लिए, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है तो उसे वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य के लिए करता है तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो आपको याद रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए, वक्ता यानी जो कहने वाला है स्वयं के लिए, या फिर श्रोता के लिए यानी जो सुनने वाला है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए इसमें लिखा है वक्ता स्वयं के लिए, श्रोता के लिए, या फिर किसी अन्य के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? वक्ता स्वयं के लिए यानी जो कहने वाला है, 3 प्रकार के इसमें सर्वनाम होंगे। पहला हो जाएगा कहने वाला, कहने वाला। दूसरा हो जाएगा सुनने वाला, सुनने वाला। तीसरा हो जाएगा जिसके बारे में बोला जा रहा है, बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है। की जा रही है, यही 3 प्रकार से होते हैं। तो देखिए जो कहने वाला होता है, कहने वाला जो होता है वह उत्तम पुरुष में होता है। अब आपको समझ में आया होगा, कहने वाला जो होता है उत्तम पुरुष में होता है, उत्तम पुरुष। और जो सुनने वाला होता है वह मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है। और नेक्स्ट इसमें है जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी अन्य पुरुष, अन्य किसी के बारे में बात होगा तो अन्य पुरुष। तो तीसरा इसमें हो जाएगा अन्य पुरुष। तो ये 3 प्रकार के पुरुष है पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो आपको इन्हें याद रखना है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों को आपको याद रखना है। अब उत्तम पुरुष में अब देखिए उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आएंगे? तो मैं और हम, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे मैं और हम। नेक्स्ट इसमें है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में आएगा तू, तुम, आप, तू, तुम, आप, ये तीनों आ जाएंगे आपके मध्यम पुरुष में। नेक्स्ट इसमें है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आ जाएगा यह, वह, ए, वे, ओ। तो ये सारे शब्द अन्य पुरुष में आ जाएंगे, यह, वह, ए, वे और ओ। तो ये सभी आ जाएंगे अन्य पुरुष में। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसे आप लोग लिख लीजिए कि उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष में यह, वह, ए, वे और ओ। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में यही है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इन सभी को आपको याद रखना है। यदि ये सब दिखाई दे दिए तो आप समझ जाइए कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा वहाँ पर। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए या किसी श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे? तो मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, ए, वे, ओ, ये सभी शब्द आएंगे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में। लेकिन आगे इसमें कुछ और बातें हैं जिसे हम लोग अगला नेक्स्ट में जानेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आपका हो जाएगा इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। निश्चयवाचक,
नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका क्या मतलब हुआ? तो निश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द जो निश्चितता बताते हैं, यानी कि निश्चित करते हैं किसी चीज़ को, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो निश्चितता का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चितता का बोध कराने वाले शब्द, निश्चितता का बोध कराने वाले शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा निश्चितता का बोध कराने वाले में? तो इसमें आ जाएगा आपका यह, वह, ए, वे और ओ। तो इन शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम में था, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम में भी है। तो इसे हम लोग कैसे जानेंगे कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है और कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो उसके लिए देखिए, आपको क्या करना है, एक दो पॉइंट है आपको नोट करना है। इसमें लिख लीजिए पहला में क्या लिखिए कि यह, वह, ए, वे, ओ। यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी प्राणी के पहले हो रहा है, प्राणी यानी पुरुष के पहले हो रहा है, तब वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और यदि किसी वस्तु या स्थान के पहले हो रहा है, तब वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि प्राणी के लिए हो रहा है तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और किसी वस्तु या स्थान के लिए हो रहा है तो वहाँ पर आपका हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो लिख लीजिए, यदि इन शब्दों का प्रयोग, किन शब्दों का प्रयोग? तो ये ऊपर जो लिखे हुए हैं, यदि इन शब्दों का प्रयोग प्राणी यानी कि पुरुष के लिए हो रहा है, पुरुष जाति के लिए हो रहा है, तो वहां पर के लिए हो रहा है, तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। परंतु यदि इन शब्दों का प्रयोग, किन शब्दों का प्रयोग? इन्हीं शब्दों का प्रयोग, यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के लिए हो रहा है, किसी वस्तु या स्थान के लिए, वस्तु या स्थान के लिए हो रहा है, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, सर्वनाम होता है। तो आपको पहला पॉइंट में यही याद रखना है कि यदि किसी पुरुष या प्राणी के लिए हो रहा है इन शब्दों का प्रयोग, तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, लेकिन किसी वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग हो रहा है, तब वहां पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। और यदि इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले हो रहा है, यदि इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के ठीक पहले हो रहा है, तो वहां पर यह विशेषण हो जाएंगे। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा से ठीक पहले नहीं हो रहा है, तब क्या होगा वहां पर? तब वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लिख लीजिए दूसरा पॉइंट पहले, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो लिखिए पहले दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसमें कि यदि इन शब्दों का प्रयोग, किन शब्दों का? यह, वह, ए, वे, वो। लिख लीजिए, यह, वह, ए, वे, ओ। शब्दों का प्रयोग संज्ञा के ठीक पहले नहीं हो रहा है,
संज्ञा के ठीक पहले यदि प्रयोग नहीं हो रहा है तो, यदि संज्ञा के ठीक पहले नहीं हो रहा है प्रयोग तब वहाँ पर निश्चयवाचक है, लेकिन यदि संज्ञा के पहले है तब वहाँ विशेषण हो जाएगा। संज्ञा के ठीक पहले नहीं हो रहा है तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, सर्वनाम होगा। यदि परंतु संज्ञा के पहले यदि हो रहा है, संज्ञा के पहले प्रयोग हो तो वहां पर विशेषण होता है, तो वहां पर विशेषण होता है, विशेषण होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्या समझ में आया होगा कि यदि यह वह ए वे ओ शब्दों का प्रयोग संज्ञा के ठीक पहले नहीं हो रहा है तब आपका वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, लेकिन यदि संज्ञा के पहले हो जा रहा है तब वह विशेषण का काम करेगा। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग को एकदम याद रखना है, तभी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अब अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इसमें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें यदि हम लोग एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि यह किताब मेरी है। दो सेंटेंस लिखेंगे, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, मेरी है, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। अब बताइए किसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा और किसमें विशेषण होगा। आपके सामने यह नियम लिखा हुआ है, यदि आप लोग नियम समझे हैं तो आप बता देंगे। ठीक है, यदि नहीं समझे हैं तो तब कैसे बता पाएंगे। तो देखिए पहला क्या है कि यह किताब मेरी है और दूसरा है यह मेरी किताब है। तो देखिए यहाँ पर यह है, यहाँ पर भी यह है, यह वह ए वे वो शब्द यदि आते हैं तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम में आया। तो दूसरा रूल क्या है कि यह वह ए वे शब्दों का प्रयोग संज्ञा के ठीक पहले नहीं हो रहा है तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब संज्ञा क्या होता है, तो संज्ञा यदि अपने नहीं जानते आप लोग यदि संज्ञा क्या होता है तो हमारा कल वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने संज्ञा को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखिए संज्ञा, तो संज्ञा देखिए इसमें यह किताब मेरी है, तो किताब आपका संज्ञा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कल का वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। तो किताब आपका संज्ञा हो जाएगा। अब संज्ञा हो गया किताब, अब संज्ञा के ठीक पहले यह है, तो संज्ञा के ठीक पहले यदि यह आ जाए तो वह विशेषण का काम करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परंतु संज्ञा के पहले यदि प्रयोग हो यह सब शब्द तो वहाँ पर विशेषण का काम करता है। तो यहाँ पर इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है तो यह गलत हो जाएगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम वाला शब्द नहीं है। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि यह है, यह के बाद मेरी, मेरी भी एक सर्वनाम ही होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। देखिए तो यह के बाद संज्ञा नहीं आया, संज्ञा कहाँ आया, संज्ञा यहाँ पर आया, यानी एक गैप है इसमें। तो यदि यहीं पर आ जाता तो यहाँ पर भी यह विशेषण हो जाता, लेकिन यहाँ एक छोड़ कर आया है। इसका मतलब हुआ कि जो यह है यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाए। देखिए यहाँ संज्ञा यहाँ पर है, एक स्थान छोड़कर, यह तो संबंधवाचक सर्वनाम है मेरी, लेकिन यह जो है एक स्थान छोड़कर आया है, इसलिए यहाँ पर जो यह है यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और यहाँ पर यह जो है यह विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, तो समझ में आ गया है। नेक्स्ट इसमें हम लोग चलेंगे तीसरा इसमें हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो
अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एकदम नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो एकदम सिंपल है, आपको एकदम कठिन नहीं लेना है, एकदम सरल चैप्टर है, आराम आराम से एकदम अच्छे से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द को अनिश्चयवाचक सर्वनाम करेंगे। तो उम्मीद है परिभाषा की कोई जरूरत नहीं होगी, ऐसे ही समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की यदि बात करें तो केवल दो शब्दों का प्रयोग यदि आपको किसी भी सेंटेंस में हो जा रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कौन से वो शब्द हैं? तो कोई और कुछ, कोई और कुछ, इन दो शब्दों का प्रयोग यदि आपको कहीं दिख गया तो समझ जाइए कि वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब कैसे होंगे आपके? तो उदाहरण में यदि लिखे हम लोग, तो दूध में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है, कुछ गिर गया है। अब क्या गिर गया है? निश्चित है? गिर गया है, निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तो दूध में कुछ गिर गया है यानी कुछ आ गया, तो यानी वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सिंपल, कुछ या कोई कहीं आ रहा है सेंटेंस में तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा देखें यदि, तो कोई यदि बोल दे कि कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, तो कौन आया है? कैसे पता? कोई आया है, अनिश्चित है, कोई भी आ सकता है। तो कोई आया है, कोई आया है, कोई आया है, तो कोई का इसमें प्रयोग है, यानी कि यह कोई और कुछ कहीं भी आ जाए, किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछता है कि निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन दे देगा क्या, किसे, किसको, और उसमें कुछ दे देगा। तो कुछ वाला अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा और बाकी जो सब क्या है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो उम्मीद है तीसरा वाला समझ में आया होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई या कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हो गया इसका परिभाषा। यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिख लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। अब कौन कौन से शब्द आएंगे संबंधवाचक सर्वनाम में? तो आपने पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक था अन्य पुरुष, इन तीनों को पढ़ा था। देखिए कौन कौन से था? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक था आपका तीसरा अन्य पुरुष। ये तीन प्रकार के हैं। अब उत्तम पुरुष में क्या है? तो मैं और हम। दूसरा हो जाएगा तू, तुम, आप। तीसरा था इसमें यह, वह, ए, वे और ओ। इन्हीं से बनेगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अब कैसे बनेगा? तो देखिए मैं का क्या बनेगा? मैं का इसमें बन जाएगा मेरा, मेरी और मेरे, ये हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम में। और हम से यदि देखें तो हम से बन जाएगा हमारा, हमारी और हमारे।
ये हो जाएंगे हम से। तुम से देखें, तू से देखें यदि तो तू तेरा तेरी, तू तेरा तेरी तेरे, ये हो जाएगा तू से। तेरा तेरी तेरे, ये हो जाएगा इससे। आप से देखिए तो आपका आपकी, आपका आपकी और आपके, ये हो जाएगा आपसे। इसी तरह यह से हो जाएगा इसका उसका, इसका उसका, इनका उनका, इनका उनका। तो ये सभी जो शब्द बन रहे हैं ये सभी आपके हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम में। इसी में हो जाएगा आपका जिसका जिसकी, और यदि लिखना चाहे तो जिसका जिसकी, जिसका जिसकी, इनका उनका, इसका उसका, जिसका जिसकी, ये सभी शब्द आपके संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो आपको कहीं भी ये शब्द दिख जाए तो समझ जाइए वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम आपको समझ में आया होगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या क्या आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हुआ कि प्रश्न पूछे जाने का बोध कराने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आएगा उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है पांचवा, पांचवा इसमें पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम पांचवा, यानी प्रश्न पूछे जाने का बोध कराने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिख लीजिए, प्रश्न पूछे जाने का बोध कराने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कौन कौन से इसमें शब्द आ जाएंगे प्रश्नवाचक में? तो प्रश्नवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं? कौन, कैसे, क्या, क्यों। लिख लीजिए, कब, क्या, क्यों, कौन, कैसे। कब, क्या, क्यों, कौन, कैसे और कहाँ। यदि इन शब्दों का प्रयोग आपको किसी भी वाक्य में आ जाए तो आप लोग समझ जाइए कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वहाँ पर हो जाएगा। कब, क्या, क्यों, कौन, कैसे, कहाँ। जैसे क्वेश्चन आपको वाक्य दे देगा कि मोहन कहाँ जा रहा है, तो कहाँ आ गया, कहाँ आ गया यानी वहाँ पर कहाँ प्रश्न का बोध करा रहा है, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। मोहन क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, कब जाएगा, इस सभी शब्दों का प्रयोग यदि आपको किसी सेंटेंस यानी वाक्य में हो जाए तो समझ जाइए वहाँ पर आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको सिंपली ऐसे ही याद रखना है। एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मोहन कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। मोहन क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, जा रहा है। मोहन कैसे जा रहा है, बाइक से जा रहा है, पैदल जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो मोहन कैसे जा रहा है। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक वाइक करते रहिए भैया, ठीक है। तो ये सभी को आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या है, स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहिए इसका तो ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हमारा है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है कि यदि किसी वाक्य में कोई शब्द स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है, स्वयं यानी अपने आप के लिए प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आपको एक दो पॉइंट लिखना है
यदि आप लोग उसे लिख लिए, समझ गए तो बहुत अच्छा है और समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है छठवां, निजवाचक सर्वनाम। बहुत बार आपसे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है निजवाचक सर्वनाम, इसलिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक दो पॉइंट लिखना है आपको, तो लिख लीजिए। पहला पॉइंट है इसमें, यदि किसी वाक्य में निजवाचक सर्वनाम में कौन सा शब्द आएगा, तो निजवाचक सर्वनाम में आपका एक ही शब्द आता है आप आ जाए, आपका आ जाए, इन शब्दों का प्रयोग यदि हो रहा है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन आपने देखा था कि आप शब्द का प्रयोग हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष में देखा था, तो यहाँ पर और वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा। कहाँ पर? निजवाचक सर्वनाम में और पुरुषवाचक सर्वनाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको एक दो पॉइंट लिखना है, तो लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है कि यदि कहीं पर यदि आप शब्द का प्रयोग आदर के लिए हो रहा है, आदर या सम्मान के लिए हो रहा है, सम्मान के लिए हो रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? यदि आदर या सम्मान के लिए हो रहा है तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन यदि किसी वाक्य में आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हो रहा है, तो स्वयं यानी अपने आप के लिए हो रहा है, तो उसका मतलब हो गया कि वहां पर निजवाचक सर्वनाम है। निज का मतलब ये होता है कि अपने आप के लिए, नाम से स्पष्ट, निज का मतलब ये होता है अपने आप के लिए। परंतु आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हो रहा है, स्वयं के लिए हो रहा है, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आपको याद रखना है। अब एग्जाम्पल यदि देखना चाहें तो एग्जाम्पल में क्या होगा कि एग्जाम्पल यानी जैसे देखें उदाहरण कि माँ आप सो जाओ, माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूँगा, मैं अपने आप खा लूँगा। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है कि माँ आप सो जाओ, यहाँ पर एक बार आप यहाँ का प्रयोग है, और मैं अपने आप खा लूँगा या एक बार आप यहाँ प्रयोग है। देखिए एक ही वाक्य में आपको दोनों समझ में आ जाएगा। कैसे? तो माँ आप सो जाओ, यहाँ पर आप का प्रयोग आदर दिखाने के लिए हो रहा है। किस लिए हो रहा है? आदर दिखाने के लिए। तो माँ आप सो जाओ, अब आप का प्रयोग आदर के लिए हो रहा है, तो यदि आदर या सम्मान के लिए हो शब्द का प्रयोग तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर है पुरुषवाचक सर्वनाम। और नेक्स्ट देखिए, यदि अपने आप खा लूँगा, मैं अपने आप खा लूँगा, यहाँ पर है कि मैं स्वयं से खा लूँगा, अपने आप खा लूँगा, तो स्वयं से खा लूँगा यानी यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है निजवाचक सर्वनाम। तो ए वाला आप हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक वाइक करते रहें। नेक्स्ट देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या है। दूसरा पॉइंट है कि यदि परिचय कराने के लिए आप शब्द का प्रयोग हो रहा है, परिचय कराने के लिए यदि आप शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष होता है। जैसे देखिएगा, लिख लीजिए पहले, यदि परिचय कराने के लिए हो रहा है, यदि परिचय कराने के लिए आप शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पर
पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष होता है। लिख लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम होता है, यानी परिचय कराने के लिए आप शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल देखिए यदि, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, इस दूसरे वाले का, कि यदि जैसे भगत सिंह का जन्म वो पंजाब, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, पंजाब में हुआ था। लिख सकते हैं कि भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था। पंजाब कौन सा, पाकिस्तान वाले पंजाब में हुआ था। और भगत सिंह को शहीद आजम के रूप में जाना जाता है, मतलब आपको शहीद आजम के रूप में जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल है भगत सिंह का जन्म पंजाब, वर्तमान जो पाकिस्तान में पंजाब है वहां पर पंजाब में हुआ था। भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था, आपको शहीद आजम के रूप में जाना जाता है। शहीद आजम के रूप में जाना जाता है। जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था और आपको, यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग हुआ परिचय कराने के लिए कि भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था और आपको शहीद आजम के रूप में जाना जाता है। यहाँ आप शब्द का प्रयोग हुआ परिचय कराने के लिए। तो परिचय कराने के लिए यदि प्रयोग हो तो वहाँ पर अन्य पुरुष होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष होता है वहाँ पर। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये हो गए हमारे आज के सर्वनाम, और उम्मीद है आप सभी को सर्वनाम का यह टॉपिक सिंपल छोटी सी इस वीडियो में समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनके भी सपनों को साकार करें और अपने सपने को भी साकार करें। तो एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, लेकिन एक बार पढ़ के लिख लें और उसको रिवीजन करेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। और SSC GD में यदि सफलता पानी है तो यूनिक स्टडी अड्डा से लगे रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।